नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के 26वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे जे.एस. मिल से, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल से। ये इंग्लैंड के थिंकर हैं। इनका जन्म हुआ था 1806 में और डेथ होती है 1873 में। इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा डिफेंड किया। इवन ये पहले थिंकर थे जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डिफेंड किया। इसीलिए जे.एस. मिल्स को चैंपियन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रूप में भी जाना जाता है। पहले हम जे.एस. मिल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, इनके विचारों की बेसिक आउटलाइन, इनका काम, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनके विचारों को हम एक एक करके डिटेल से जानेंगे। जे.एस. मिल्स के संदर्भ में मेनली हमें ये थ्योरीज डिस्कस करनी है डिटेल से। जे.एस. मिल्स ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, जे.एस. मिल्स ऑन लिबर्टी, जे.एस. मिल्स ऑन ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और सबसे लास्ट में जे.एस. मिल्स ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमन। लेकिन पहले जे.एस. मिल्स के बारे में बेसिक्स। जैसे मैंने आपको बताया, जे.एस. मिल को एज ए चैंपियन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रूप में जाना जाता है। पहले थिंकर थे जिन्होंने डिटेल्ड व्यू रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मुद्दे पर। इनसे पहले जो भी थिंकर्स हुए, होब्स, मैकियावेली, एरिस्टोटल, जॉन लोक, इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ खास नहीं बोला है, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोश से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार को डिफेंड किया है, इस अधिकार का बचाव किया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं अगर वास्तव में कोई लिबरल है तो वो है जे.एस. मिल्स। जे.एस. मिल्स देखो अपने आप को बेंथम का डिसिपल मानते हैं, बेंथम का शिष्य मानते हैं। बेंथम के बारे में आपने यकीनन सुना होगा। जब हम होब्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था होब्स पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने यूटिलिटेरियन का कंसेप्ट दिया, लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म का जो कंसेप्ट है इसको सिस्टमेटिक ढंग से डेवलप करने का श्रेय जाता है बेंथम को। तो बेंथम का शिष्य बताते हैं अपने आप को जे.एस. मिल्स। बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी कहा जाता है। बेंथम का सबसे फेमस प्रिंसिपल है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स। यहाँ पर देखो, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स डिटेल से आएगा। अभी सिर्फ हम बेसिक आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं जे.एस. मिल्स के विचारों की और जे.एस. मिल्स के बारे में खास बातें। जे.एस. मिल्स के जीवन काल में देखो यूटिलिटेरियनिज्म की जो थ्योरी थी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। चूँकि इसे सिस्टमेटिक रूप से डेवलप किया गया था बेंथम के द्वारा, तो दोनों नाम सिनोनिमस हो गए। यूटिलिटेरियनिज्म इजिकल टू बेंथम, बेंथम इजिकल टू यूटिलिटेरियनिज्म। यानी इस फिलोसफी का जो नाम है पूरी तरह से गढ़ गया बेंथम के नाम पर। जे.एस. मिल्स के जीवन काल में ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था इस फिलोसफी का, यानी यूटिलिटेरियनिज्म का। कुछ लोग कहते थे इस फिलोसफी का जो नेचर है अप्राकृतिक है, अमानवीय है। और कार्लाइल जो कि एक फेमस थिंकर है, हमारे सिलेबस में नहीं है, कार्लाइल ने यूटिलिटेरियनिज्म फिलोसफी को कहा पिग्स फिलोसफी। पिग फिलोसफी देखो इसलिए कहा क्योंकि आपको पता है यूटिलिटेरियनिज्म की जो फिलोसफी है वो इस प्रकार की बातें करती है, इंसान सिर्फ वही काम करता है जिससे उसको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, जिससे उसकी एपिटाइट यानी भूख शांत होती है। तो इस प्रकार की बातें जब यूटिलिटेरियनिज्म में आती हैं तभी कार्लाइल बोलते हैं ये तो पिग फिलोसफी है, इस फिलोसफी का नेचर इनह्यूमन है। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा था इस फिलोसफी का। जे.एस. मिल्स जो अपने आप को शिष्य मानते थे बेंथम का और बेंथम की फिलोसफी थी, तो जे.एस. मिल्स अपने गुरु को डिफेंड करना चाहते थे, अपने गुरु की थ्योरी को डिफेंड करना चाहते थे। लेकिन देखो डिफेंड करने के चक्कर में जे.एस. मिल्स इतना आगे चले गए कि उन्होंने बेंथम के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उस थ्योरी के मूल विचारों को ही बदल दिया। इसी वजह से जे.एस. मिल्स के बारे में एक बात बोली जाती है, पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। समझ गए ना मतलब क्या है? मतलब देखो ये है, बेंथम के विचारों को डिफेंड करना चाहते थे जे.एस. मिल्स, लेकिन डिफेंड करने के चक्कर में गलत इंटरप्रेट कर दिया बेंथम के विचारों को जे.एस. मिल्स ने। जे.एस. मिल्स ने बोला नहीं नहीं आप गलत समझ गए, बेंथम ने ये नहीं बोला, बेंथम ने ये नहीं बोला, बेंथम का मतलब ये था। तो ऐसा कह के मेन जो मूल विचार हैं बेंथम के उनसे बहुत आगे चले गए जे.एस. मिल्स, यानी उनका पर्सपेक्टिव अलग हो गया थोड़ा बहुत और बेंथम का पर्सपेक्टिव अलग हो गया। जे.एस. मिल्स यानी जॉन स्टुअर्ट मिल्स के फादर का नाम था जेम्स मिल्स। जे.एस. मिल्स के फादर जेम्स मिल्स एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे और बेंथम के दोस्त भी थे।
तो जेएस मिल्स के फादर जेम्स मिल्स ने अपने बेटे को ना सिर्फ बेंथम से मिलवाया बल्कि सोक्रेटिस और प्लेटो जैसे दूसरे ग्रीक स्कूल्स के जो थॉट्स थे उनसे भी अवगत करवाया। और देखो एक बात आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, जेएस मिल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्व किया और वो इंडिया में भी आए। जेएस मिल्स का इंडिया में काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा उसके बेस पे जेएस मिल्स ने कहा बारबरियंस के लिए डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक नहीं है। देखो उस समय यूरोप के अलावा ज़्यादातर देश के लोगों को यूरोप के लोग कहा करते थे बारबरियंस यानी असभ्य, जंगली या फिर गवार। जेएस मिल्स ने देखो वुमन यानी महिलाओं के अधिकारों की बात की, तो इसी वजह से जेएस मिल्स को चैंपियन ऑफ राइट ऑफ वुमन के नाम से भी जाना जाता है। अब आती हैं जेएस मिल्स की बुक्स। जेएस मिल्स की देखो 3 मेन बुक्स हैं, यूटिलिटेरियनिज्म, ऑन लिबर्टी और द सब्जेक्शन ऑफ वुमन। फेमिनिज्म के बारे में जब हम पढ़ेंगे उस समय भी जेएस मिल्स ने जो महिलाओं के अधिकारों की वकालत की इस चीज़ का वर्णन आता है। इवन जेएस मिल्स ने लिबर्टी के मुद्दे पर क्या कहा इस चीज़ को भी काफ़ी बार कोट किया जाता है दूसरी जगहों पर। और यूटिलिटेरियनिज्म तो देखो इंपॉर्टेंट है ही, एथिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूटिलिटेरियनिज्म। देखो पॉलिटिकल साइंस का एक फ़ायदा आपको ये होगा, एथिक्स में आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जेएस मिल्स के बारे में कुछ बेसिक्स की बात की। अब हम 4 थ्योरीज डिस्कस करेंगे जेएस मिल्स की। सबसे पहले जेएस मिल्स ने क्या कुछ कहा यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी है क्या और मिल्स इसे क्यों रिवाइज करना चाहते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी देखो इंग्लैंड में एक डोमिनेंट फिलोसफी रही है। इसे फिलोसफी ऑफ कॉमन मैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये फिलोसफी कॉमन सेंस पे आधारित है। कहा जाता है कॉमन मैन यानी आम आदमी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझता, बड़े बड़े कंसेप्ट नहीं समझता। आम आदमी बस सिंपल बात समझता है, जिस चीज़ से उसको फ़ायदा होता है, जिस चीज़ से उसको प्लेजर मिलता है, आम आदमी के एक्शंस उसी पर फोकस होते हैं, उसी पर आधारित होते हैं। एसेंस की हम बात करें, यूटिलिटेरियनिज्म स्कूल का मानना है ह्यूमन एक्शंस आर गाइडेड बाय प्लेजर एंड पेन, यानी प्लेजर और पेन 2 ऐसे इमोशंस हैं, इन पर डिपेंड करता है कि मैन का बिहेवियर कैसे होगा, मैन के एक्शन क्या होंगे। मैन का बिहेवियर वैसा होता है जिस चीज़ से उसको प्लेजर मिलता है और मैन के जो एक्शंस होते हैं वो पेन को अवॉइड करते हैं अपने बिहेवियर में। अब आप ये भी जान लीजिए यूटिलिटेरियन एथिक्स का क्या मतलब है। देखो यूटिलिटेरियन एथिक्स का ये मतलब है ह्यूमन एक्शंस जो हैं वो प्लेजर और पेन पर आधारित होते हैं और इस चीज़ में कुछ भी गलत नहीं है, यानी ह्यूमन एक्शंस प्लेजर और पेन की जजमेंट पर आधारित ही होने चाहिए। इस चीज़ की वकालत की जाती है यूटिलिटेरियन एथिक्स के द्वारा। वैसे देखो यूटिलिटेरियन एथिक्स और इंडिया का जो चार्वाक या फिर लोकायत ट्रेडिशन है दोनों में काफ़ी सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। हम बात करें चार्वाक ट्रेडिशन की या फिर लोकायत ट्रेडिशन की। चार्वाक के जीवन काल में क्या हुआ था, जो साहूकार लोग हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते थे, लुभाते थे पैसे लोन पर देने के लिए। पहले तो कहते थे आइए आइए आप लोन ले लीजिए, लेकिन लोग जब पैसे नहीं चुका पाते थे वापस तो साहूकार पुरोहितों के साथ मिलके डराते थे लोगों को, लोन तो आपको वापस करना ही होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपने लोन नहीं चुकाया तो मरने के बाद आपको दूसरी दुनिया में भगवान को जवाब देना होगा, आपको नरक में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें कहकर डराया जाता था। तो चार्वाक ने कहा अरे भैया आत्मा कुछ नहीं होती और मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं होती, जो जिंदगी है सिर्फ यही है, भगवान भी कुछ नहीं होता। इस प्रकार की बातें बोली गई चार्वाक के द्वारा। तो उन्होंने एक फेमस लाइन बोली, जब तक जिंदा हो तब तक बढ़िया घी खाओ, कर्ज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक एसेंस चार्वाक की फिलोसफी का ये निकलता है इंसान को भगवान ने नहीं बनाया है और मरने के बाद कोई दुनिया नहीं है, इंसान के अंदर आत्मा नहीं है, सोल नहीं है। इसी प्रकार की बातें तो यूटिलिटेरियनिज्म स्कूल के द्वारा बोली जाती हैं कि इंसान के अंदर सोल नहीं है, प्लेजर और पेन 2 ये इमोशंस हैं जो कि इंसान के एक्शंस को गाइड करते हैं। तो बस याद रखिएगा सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं यूटिलिटेरियन एथिक्स में और भारत के ट्रेडिशन चार्वाक या फिर लोकायत में। अब अगर देखो यूपीएससी ये पूछती है यूटिलिटेरियनिज्म है क्या और इस फिलोसफी के की प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो हम लिखेंगे इसके जवाब में बेंथम, जेरी बेंथम एक ऐसे पर्सन हैं
जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को सिस्टमैटिक रूप से डेवलप किया, लेकिन इस फिलोसफी को इंट्रोड्यूस किया गया था होब्स के द्वारा। यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में पहला प्रिंसिपल दिया जाता है बेंथम के द्वारा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑल ह्यूमन एक्शंस आर गाइडेड बाय प्लेजर एंड पेन। सभी ह्यूमन एक्शंस निर्देशित होते हैं दो बेसिक इमोशंस की सहायता से, प्लेजर एंड पेन। बेंथम ने यह भी कहा, नेचर ने यानी प्रकृति ने ह्यूमन बींग्स को दो सुप्रीम पावर्स के अंडर रखा हुआ है। पहली सुप्रीम पावर है प्लेजर और दूसरी सुप्रीम पावर है पेन। ह्यूमन बींग्स के एक्शंस किस प्रकार से होंगे, इन्हीं दो सुप्रीम पावर्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ह्यूमन बींग्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इन दो इमोशंस के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इस प्रिंसिपल को आप नाम दे सकते हो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, यानी यूटिलिटेरियनिज्म के सेकंड प्रिंसिपल की। देखो, ये जो फिलोसफी है यूटिलिटेरियनिज्म, ये मैटेरियलिस्टिक है नेचर में। आपको याद होगा सोक्रेटिस ने क्या कहा था। सोक्रेटिस ने कहा था हैप्पीनेस मिलती है रियल नॉलेज से। लेकिन ये जो फिलोसफी है यूटिलिटेरियनिज्म की, ये कहती है भैया नॉलेज से कोई हैप्पीनेस नहीं मिलती है। हैप्पीनेस मिलती है डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, मटेरियल गुड से प्लेजर हासिल की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये था बेंथम का, आपके पास अच्छा महंगे वाला मोबाइल है, अच्छा लैपटॉप है, पैसे हैं, अच्छे कपड़े आप पहनते हो, आपका घर अच्छा है, तो इसका मतलब आप इन सब चीज़ों से प्लेजर हासिल कर सकते हो। तो बेंथम के अनुसार प्लेजर सेक्रीफाइस में नहीं है, मतलब आप किसी चीज़ का दान कर दो, किसी चीज़ का बलिदान कर दो, इन चीज़ों से आप प्लेजर हासिल नहीं कर सकते। प्लेजर आती है डायरेक्टली चीज़ों के डायरेक्ट अनुभव से, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, ना कि मटेरियल गुड्स को सेक्रीफाइस करके। एक बात तो देखो आपको समझ में आई गई होगी, ये जो फिलोसफी है यूटिलिटेरियनिज्म की, ये इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसफी है, बल्कि आप ये भी कह सकते हो एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म है इस फिलोसफी के। क्योंकि कलेक्टिविज्म में तो आपको पता है सोसाइटी के बाकी मेंबर्स पे भी फोकस किया जाता है, लेकिन ये फिलोसफी कहते हैं बाकियों को छोड़ो, आपके पास पैसा है तो सिर्फ आप उन पैसों का इस्तेमाल करो, आप उन पैसों से प्लेजर हासिल करो, आप उन पैसों से चीज़ें खरीदो, बाकी मेंबर्स के बारे में छोड़ो। कोई कितना ही गरीब हो, आप अपने पैसों का बलिदान मत करो, सेक्रीफाइस मत करो। तो देखो, ये जो फिलोसफी है यूटिलिटेरियनिज्म की, कंप्लीटली इग्नोर करती है ह्यूमन डिग्निटी को, इवन सोसाइटी को भी, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पर फोकस करती है। इसी वजह से कार्लाइल के द्वारा इस फिलोसफी को पिग्स फिलोसफी भी कहा जाता है, पिग्स फिलोसफी। अब हम बात करते हैं बेंथम के अनुसार यूटिलिटेरियनिज्म के नेक्स्ट प्रिंसिपल की। ध्यान से सुनिएगा। बेंथम कहते हैं प्लेजर एक क्वांटिटेटिव टर्म है। फिर से बोलता हूं, बेंथम कहते हैं प्लेजर एक क्वांटिटेटिव टर्म है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आप अपना फेवरेट फूड खा रहे हो, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है खाने में, वो चीज़ आप खा रहे हो, और दूसरी एक्टिविटी जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है, आपको क्रिकेट अच्छी लगती है, फुटबॉल अच्छी लगती है, बैडमिंटन, टेनिस, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप खेल रहे हो। तो देखो, दोनों एक्टिविटीज से आपको प्लेजर हासिल होगा। हो सकता है खाना खाने में आपको ज़्यादा प्लेजर हासिल हो बजाय के आपका फेवरेट गेम खेलने में, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपना फेवरेट गेम खेल रहे हो तो आपको ज़्यादा प्लेजर हासिल हो रही है एज कंपेरिजन टू अपना फेवरेट खाना खाने में। यानी कहने का एसेंस ये है बेंथम के अनुसार, प्लेजर देखो कम ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि खाना खाने में जो प्लेजर हासिल हो रही थी उस प्लेजर की क्वालिटी अच्छी थी, या फिर स्पोर्ट्स खेलते वक्त, क्रिकेट खेलते वक्त जो प्लेजर हासिल हो रही थी उस प्लेजर की क्वालिटी घटिया थी। बेंथम के अनुसार प्लेजर एक क्वालिटेटिव टर्म नहीं है। प्लेजर कम या ज़्यादा तो हो सकती है। हो सकता है कि आपको सिविल सर्विसेज का जब आपका सिलेक्शन हो तो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर आपको हो, लेकिन आपके फादर का प्रमोशन हो तो सकता है कि आपको थोड़ी कम प्लेजर हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होने पर आपको जो प्लेजर हुई उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन आपके फादर का सिलेक्शन प्रमोशन जब हुआ उस प्लेजर की क्वालिटी खराब थी। क्वालिटी में आप प्लेजर को मेजर नहीं कर सकते। प्लेजर कम ज़्यादा हो सकती है, हायर और लोअर हो सकती है, ऐसा कहना था बेंथम का। अगर हम बेंथम के वर्ड्स में समझें तो बेंथम ने कहा
पुशपिन इज एज गुड एज पोइट्री। पुशपिन देखो कोई खेल हुआ करता था बेंथम के समय, पुशपिन इस चीज़ को कहते हैं, इस प्रकार का कोई खेल हुआ करता होगा। तो बेंथम कहते हैं पुशपिन के साथ आप खेलोगे या फिर आप कविता सुनोगे, कविता गाओगे, दोनों से आपको सेम क्वालिटी की प्लेजर हासिल होगी। ऐसा नहीं है कि पुशपिन प्ले करने से आपको चाइनीज़ क्वालिटी का प्लेजर मिल रहा है और अगर आप पोइट्री यानी कविता गाओगे तो आपको यूएसए की क्वालिटी का प्लेजर मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कम ज़्यादा बेशक हो सकता है, प्लेजर की क्वालिटी हमेशा सेम रहती है। नेक्स्ट देखो, बेंथम अपने इस कंसेप्ट को आगे भी लेके जाते हैं। ना सिर्फ बेंथम ये कहते हैं प्लेजर की क्वालिटी हमेशा सेम रहती है, बेंथम ये भी कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी भी हमेशा सेम रहती है। पर्सन्स आल्सो डू नॉट डिफर इन क्वालिटी। तो ये भी बेंथम भी इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। बेंथम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई पर्सन महान आत्मा है और कोई पर्सन दुरात्मा है, यानी कोई भी पर्सन सुपीरियर सोल या फिर इंफीरियर सोल नहीं है। सभी ह्यूमन बींग्स यूटिलिटेरियन हैं, यानी सभी ह्यूमन बींग्स के जो एक्शन हैं वो प्लेजर और पेन पे डिपेंड करते हैं। आगे बेंथम के द्वारा एक मेथड भी बताया जाता है प्लेजर को मेजर करने के लिए, प्लेजर को मापने के लिए। बेंथम जिस मेथड का नाम बताते हैं उसका नाम है फेल्सिफिक कैलकुलस। फिर से बोलता हूं, फेल्सिफिक कैलकुलस मेथड का नाम है प्लेजर को मेजर करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो फॉर्मूला है प्लेजर को मेजर करने के लिए। बेंथम देखो एक यार्डस्टिक प्रोवाइड करते हैं, यानी एक मानक देते हैं, एक पैमाना देते हैं जिसके बेस पर स्टेट की पॉलिसीज आधारित होनी चाहिए। बेंथम कहते हैं स्टेट इस प्रकार की पॉलिसीज बनाए जिससे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर हो। कहने का एसेंस ये है स्टेट की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिससे सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस प्राप्त हो। कहने का एसेंस देखो ये है, बेंथम के अनुसार किसी एक्शन का सही या गलत होने का पता इस बात से लगता है उस एक्शन से सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। काफ़ी बार ट्रॉली का एक एग्जाम्पल दिया जाता है बेंथम के इस प्रिंसिपल के लिए, यानी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए। मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, आप बताइएगा इस सिचुएशन में आप क्या एक्शन लोगे। इस पूरी पिक्चर में आप कहां पर खड़े हो? आप खड़े हो यहां पर इस स्विच के पास। इस स्विच की सहायता से आप चेंज कर सकते हो ट्रेन इस लाइन पर जाएगी या फिर इस लाइन पर जाएगी। वैसे ट्रेन आपको पता है अभी फिलहाल इस लाइन पर जा रही है और आप इस स्विच के पास खड़े हो, आपको दिखा कि ट्रेन तो देखो इस लाइन पर जा रही है और यहाँ पे तो 5 लोग खड़े हैं। अगर ट्रेन इसी प्रकार से चलती रही तो 5 लोगों की डेथ हो जाएगी। लेकिन चूंकि आप इस स्विच के पास खड़े हो तो आप इस ट्रेन की डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो, यानी आप चाहो तो ट्रेन को इस लाइन पर ला सकते हो। तो आप बताइए ऐसी सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लोगे? क्या आप ट्रेन को वैसे ही जाने दोगे जिससे 5 लोगों की डेथ हो जाएगी, या फिर आप इस स्विच का यूज करके ट्रेन की डायरेक्शन चेंज कर दोगे और इस लाइन पर ट्रेन जाएगी और सिर्फ 1 पर्सन की डेथ होगी? बेंथम के अनुसार सही एक्शन ये होगा स्विच का यूज करके ट्रेन को इस लाइन पर लाया जाए और 1 पर्सन का सेक्रीफाइस कर दिया जाए 5 पर्सन्स की जान बचाने के लिए। तो इससे क्या होगा? इससे होगा लार्जेस्ट हैप्पीनेस ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अगर ट्रेन की लाइन चेंज हो जाती है और सिर्फ 1 पर्सन की डेथ होती है और 5 लोगों की जान बच जाती है, तो इस सिचुएशन में हमने कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब एक दूसरा सिनेरियो मैं आपको देता हूं। मान लीजिए ट्रेन इस लाइन पर आ रही है, ऊपर 2 लोग खड़े हैं, 1 पर्सन काफ़ी मोटा है और पीछे जो पर्सन खड़ा है वो पतला है। दोनों पर्सन ऊपर से देख रहे हैं कि लाइन पर लोग सोए हुए हैं, उनको पता नहीं है ट्रेन आ रही है और ट्रेन इसी प्रकार से चलती रही तो इन 4-5 लोग 5 लोग जितने भी हैं इनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन हाँ, पीछे वाले पतले आदमी को यह पता है अगर मोटे आदमी को वो ऊपर से धक्का दे दें, यहाँ पे गिरेगा मोटा आदमी और मोटा आदमी मरेगा ट्रेन के नीचे आके, लेकिन आगे जो 5 लोग सोए पड़े हैं उनकी जान बच जाएगी। तो आप बताइए ऐसी सिचुएशन में अगर आप पतले आदमी की जगह हो तो आप क्या करोगे? क्या आप मोटे आदमी को ऊपर से नीचे धक्का दे दोगे ताकि
आगे वाले 5 लोगों की जान बच के या फिर आप धक्का नहीं दोगे। देखो, यूटिलिटेरियन स्कूल वाले कहते हैं कि मोटे आदमी को धक्का दे देना चाहिए। वो कंसिक्वेंस पे फोकस करते हैं, वो आउटकम पे फोकस करते हैं। वो ये नहीं देखते मोरालिटी किस चीज़ में है। मोटे आदमी की कोई गलती नहीं है, वो ऊपर खड़ा है, लेकिन फिर भी उसको धक्का देने से 5 लोगों की जान बचती है, तो उसको धक्का दे देना चाहिए, क्योंकि पतले आदमी के इस एक्शन से ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल इंश्योर होगा। देखो, शुरुआती तौर पर देखने से ये लगता है कि ये जो प्रिंसिपल है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, इक्वालिटी को प्रमोट करने वाला है, यानी इगैलिटेरियन है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। इस प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। अगर हम इस प्रिंसिपल को डीकंस्ट्रक्ट करें, पूरी लाइन देखिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, आप इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। एक टुकड़ा होगा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का और दूसरा टुकड़ा होगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल का। और फिर से आप इसे रिकंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा ये प्रिंसिपल फोकस करता है हैप्पीनेस पर। इस प्रिंसिपल के हिसाब से नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो सेकेंडरी है, हैप्पीनेस प्राइमरी है, यानी हैप्पीनेस इज ग्रेटर देन नंबर। एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए गवर्नमेंट के किसी एक्शन से अंबानी को 10 लाख का फायदा होता है। यहां पर 10 लाख है और गवर्नमेंट के इसी एक्शन से 5 लोगों को 50,000 का नुकसान होता है। तो एक तरफ है अंबानी के 10 लाख और दूसरी तरफ है 5 लोगों के 50,000, यानी टोटल 2.5 लाख। तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के हिसाब से हैप्पीनेस तो देखो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन क्वालिटी सेम रहती है। 2.5 लाख रुपए से अंबानी को भी उतनी ही हैप्पीनेस मिलेगी जितने की अगर आप 5 लोगों की हैप्पीनेस को ऐड कर दो 50,000 रुपए से। तो इस केस में यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के हिसाब से गवर्नमेंट को वो डिसीजन लेना चाहिए जिससे अंबानी को 10 लाख रुपए का फायदा हो, क्योंकि 10 लाख रुपए की जो रकम है वो ज़्यादा है 2.5 लाख से। बेशक 5 लोग हैं यहाँ पर, लेकिन रकम तो ज़्यादा अंबानी की है ना। 5 लोगों की मिला के रकम है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख से, और अंबानी की रकम है 10 लाख। तो गवर्नमेंट को वो डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि अंबानी को 10 लाख का फायदा हो। तो आप डीकंस्ट्रक्ट करके रिकंस्ट्रक्ट फिर से करोगे तो आपको समझ में आएगा ये जो प्रिंसिपल है वो हैप्पीनेस को प्राइमेसी देता है, नंबर सेकंड प्रायोरिटी है। बेंथम वैसे ये भी कहते हैं मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैसे इंश्योर की जा सकती है। स्टेट देखो जब मिनिमम इंटरवेंशन करेगा, यानी मार्केट में मिनिमम इंटरफेयर जब स्टेट करेगा, मिनिमम रोल जब होगा स्टेट का मार्केट में, जब स्टेट कम से कम डिसाइड करेगा कि किन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में नेशनल इनकम बढ़ेगी। नेशनल इनकम बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो अपने आप ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाएगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है, एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। देखो, इस इफेक्ट का मानना यह है कि अगर किसी सोसाइटी में अमीर पर्सन के लिए और ज़्यादा अमीर होना अगर आसान है तो इससे सोसाइटी को बहुत फ़ायदा होगा, पूरी सोसाइटी को फ़ायदा होगा। जैसे आप ये पिक्चर देखिए, ये गिलास है यहाँ पे मान लीजिए ये गिलास भरा हुआ है, इसमें आप और ज़्यादा वाइन या फिर कोई भी लिक्विड डालते जा रहे हो तो नीचे जो गिलास खाली हैं धीरे धीरे उनमें भी कुछ ना कुछ वाइन या फिर पानी आएगा, लिक्विड आएगा ना। तो इसे आप पूरी सोसाइटी मानो और ऊपर वाले को आप रिच यानी अमीर पर्सन मानो। तो अगर ये गिलास और ज़्यादा रिच होगा तो उसका फ़ायदा पूरी सोसाइटी को होगा। तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पे फोकस करना चाहिए। अगर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो गरीब लोग हैं उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं, उनका भी इनकम लेवल बढ़ता है। लेकिन देखो, इस प्रिंसिपल को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। बहुत से कंट्रीज़ में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। जैसे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं काफ़ी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने कमाया ऑयल के बिजनेस में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ गई उन देशों की। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ने का फ़ायदा नहीं हुआ लोगों को, यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब के गरीब हैं। बढ़ी हुई देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इवन इंडिया के बारे में भी कहा जाता है
1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो बढ़ी, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ने से गरीबी दूर नहीं हुई। यानी जो सोचा जा रहा था इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ेगी जब, तो इसका फायदा अपने आप गरीब लोगों पर पड़ेगा और गरीब लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड्स है वो इंप्रूव होगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो उसके बाद 2005 से गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोग्राम चलाने स्टार्ट कर दिए, जैसे मनरेगा, भारत निर्माण, इस प्रकार के कई सारे गरीबी से संबंधित प्रोग्राम चलाए गए थे, क्योंकि ट्रिकल डाउन के प्रिंसिपल ने काम नहीं किया था इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। तो अभी आज इस डिस्कशन में बस इतना ही है। कल हम डिस्कस करेंगे मिल्स क्या बोलते हैं, कैसे वो रिवाइज करते हैं बेंथम के प्रिंसिपल को, और मिल्स के विचार जो हैं वो बेंथम के विचारों से किस प्रकार से भिन्न हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।